तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुयांग जिस टेम्पल में छुपा है वहाँ पर उसके दुश्मन वेइचू और स्टोन डेटी पहुँच गए, मगर वो जुयांग को मार नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर तब तक नेदरवर्ल्ड की शैडो रिवर भी आ चुकी थी। तो ये लोग आपस में एक साथ मिलकर रिवर में मौजूद इवल स्पिरिट्स का मुकाबला करने लगे। इसी दरमियान टेम्पल में मौजूद वेल से एक एंशिएंट कॉफिन बाहर आ गई थी और सवेरा होते साथ ही शैडो रिवर अचानक से गायब हो गई। जुयांग ने देखा कि खतरा अब टल चुका, मगर तभी स्टोन डेटी उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। मगर तभी उसे पता चला कि यहाँ पर एक और बंदा आने वाला है, इसलिए स्टोन डेटी वहाँ से भाग निकला। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जुयांग स्टोन डेटी के साथ मुकाबला करने के बाद काफी ज्यादा घायल हो गया और तभी उसकी नजर पड़ी वेइचू पर। वो तुरंत ही समझ गया कि वेइचू तो बस बेहोश होने का नाटक कर रहा है ताकि सही मौका मिलते साथ ही वो जुयांग पर स्नेक अटैक कर दे। इसलिए जुयांग ने वह पड़ी हुई तलवार उठाकर सीधे उस पर हमला कर दिया, मगर वेइचू फटाफट से साइड में हटते हुए अपनी इंजरी को हील कर लेता है। वो कह रहा था गॉड स्लेयर जुयांग वाकई तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तू स्टोन डेटी को इतनी तगड़ी टक्कर दे पाएगा। खैर स्टोन डेटी तो यहाँ से भाग निकला, मगर उसने जाने से पहले काफी अच्छा काम किया है। तुझे इतना ब्रूटली घायल करके उसने मेरा काम आसान कर दिया। वहीं पर जुयांग भी जानता था कि वो इंटरनली काफी ज्यादा घायल है, वो ज्यादा देर तक वेइचू के सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए उसने फैसला लिया कि वो वेइचू को फाइट में उलझाकर मौका मिलते साथ ही यहाँ से भाग निकलेगा। तो जुयांग वेइचू से कहने लगा कि सीनियर क्यों ना हम आपस में फिस्ट ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करें, इस तरह से हम दोनों की फाइट भी हो जाएगी और हमारी ताकत में इजाफा होगा। मगर उतने में वहाँ पर चुयान पहुँच जाता है। उसे देखते साथ ही जुयांग को थोड़ा सा टेंशन आ गया क्योंकि अब उसे एक नहीं बल्कि दो बंदों का मुकाबला करना होगा। वहीं पर चुयान जुयांग से कहने लगा कि मेरे दोस्त, मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, देखो तो कितनी जल्दी तुमसे मिलने पहुँच गया। साथ ही वो वेइचू के सामने भी अपना सिर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहता है सीनियर, अच्छा हुआ आपने मेरी बॉडी में मौजूद पॉइजन को हटाकर मेरी जान बचा ली, अगर आप वहाँ पर नहीं आते तो शायद अभी तक मैं हेल में पहुंच चुका होता। जिस पर वेइचू कहता है चुयान, हम दोनों भी कलीग्स हैं, तुम्हारी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, ऐसे छोटे मोटे फेवर्स के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। मगर चुयान कह रहा था कि सीनियर भले ही आपके लिए मामूली सी बात हो, लेकिन आप तो मेरे मसीहा निकले, आपने मुझे जीने का एक और मौका दिया और इसी वजह से मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आपके इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिस पर वेइचू कह रहे थे कि तुम्हारी इमोशंस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अब सबसे पहला हमें इस लड़के से निपटना होगा। और फिर क्या वेइचू ने अपना मास्क लगाते हुए फटाफट से अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पर जुयांग को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इन दो बंदों का एक साथ मुकाबला कैसे करेगा। वो तो ऑलरेडी घायल है और ऐसे में उसे एक के ऊपर एक और फ्री दुश्मन मिल चुका था। जुयांग इतना तो जानता था कि हर एक बैटल ताकत से जीती नहीं जाती, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता। और तभी उसे याद आया कि उसके पास जाओ फैमिली का सीक्रेट मैनुअल है जो कि उसने चुयान से चुरा लिया था। Neo7 ने उसे बताया था कि ये मैनुअल तो जाओ फैमिली के अलावा कोई और पढ़ नहीं सकता। अगर चुयान के पास इसकी कॉपी है तो जरूर से इस बंदे ने अपनी ही जाओ फैमिली के साथ धोखा किया, इसीलिए सर्वेंट्स पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अब उसी इंसिडेंट को याद करके जुयांग के दिमाग में एक आइडिया आई। उस जाओ फैमिली के सीक्रेट मैनुअल पर लिखी हुई कविता को दोहराने लगा। वो कहता है कि हेवन की सोल ने व्हाइट टाइगर को जन्म दिया और वहीं पर अर्थ की सोल ने पैदा किया अज़ुर ड्रैगन। हेवन का इसेंस यांग है और अर्थ का इसेंस है यिन। वेल कविता सुनते साथ ही चुयान थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। वो तुरंत ही समझ गया कि शायद जुयांग ने उसके मैनुअल को पढ़ लिया है। वहीं पर जुयांग ने जाओ फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का नाम भी बता दिया जिसे हिडन विस्टा मडपिल ब्रीदिंग मेथड कहा जाता था। वेल जुयांग की इन बातों को सुनते साथ ही वेइचू उससे पूछने लगा कि बताओ जाओ फैमिली की सीक्रेट टेक्निक के बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला। दरअसल अब चुयान पर एक्सपोज होने का खतरा था। वो जानता है कि वेइचू को सच्चाई पता चल गई तो ये जाओ फैमिली को रिपोर्ट करेगा और उतने में स्पिरिचुअल वाइन से वेइचू पर अटैक हो गया। वो तो ये देखकर ही हैरान हो गया कि ये अटैक उसके दुश्मन जुयांग ने नहीं बल्कि उसके दोस्त चुयान ने किया था। जुयांग तो ये देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गया। उसे लगा नहीं था कि चुयान इतना बड़ा रूथलेस होगा। वहीं पर वेइचू उससे पूछ रहा था कि बता तूने मेरे साथ धोखेबाजी क्यों की। तो चुयान पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल
कंट्रोल होते हुए कहने लगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। और अब वेचू की बॉडी से कई सारी स्पिरिचुअल वेन्स बाहर आकर उसके एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे वो बंदा बुरी तरह से तड़प रहा था। साथ ही जुयांग ने नोटिस किया कि चुयान इस टेम्पल के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसी की मदद से उसने वेचू को सीधे एक पेड़ में बदल दिया। वेचू अपने आखिरी पलों में उससे कह रहा था कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, तुमने कहा था कि तुम ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलोगे, तो बताओ मेरी पीठ पर वार क्यों किया। जिस पर चुयान कह रहा था, हाँ मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा तकलीफ में हो, मेरे अटैक से ज्यादा मेरा धोखा तुम्हें हर्ट कर गया, मगर तुम फिक्र मत करो, तुमने जो जिंदगी मुझे दी है मैं उसे बिल्कुल जाया नहीं करूंगा। और अब वेचू की सारी पावर को एब्सॉर्ब करते हुए जुयांग से कहने लगा कि मेरी स्पिरिचुअल वाइन को कोई भी रोक नहीं सकता। तेरे पास ब्लेजिंग सन की पावर है, मगर वो भी मेरी ब्लैक वाइन्स को जला नहीं सकती। साथ ही वो मायूस होते हुए कहने लगा कि सीनियर वेचू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि ये जुयांग है। मैंने जाओ फैमिली के सीक्रेट मैनुअल को चुराया था और ये बात इस जुयांग को पता चल गई, इसलिए वो हिडन विस्टा मडपिल ब्रीदिंग मेथड के बारे में बता रहा था। इसने मुझे एक्सपोज करने की कोशिश की और अगर आपको सच्चाई पता चलती तो आप मुझे जाओ फैमिली के हवाले कर देते, फिर तो जाओ फैमिली मेरे साथ साथ मेरे पूरे क्लैन को ही वाइप आउट कर देती। मेरे घर पर मेरी बीवी और 3 कॉन्क्यूबाइन्स है, तो वो भी आपकी वजह से मारी जाती। दरअसल चुयान एक नंबर का नौटंकी है, उसे सीनियर वेचू की मौत से कोई अफसोस नहीं था। ये बंदा खुद के अलावा कभी और किसी के बारे में नहीं सोचता और इसलिए वो जोर जोर से हंसते हुए वेचू को बताने लगा कि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार जुयांग है, मगर कोई बात नहीं, मैं अभी इसे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। वो बंदा एकदम डीमन जैसे चिल्लाते हुए जुयांग से कहने लगा कि तुमने मुझे उस बंदे को मारने पर मजबूर किया जिसने मेरी जान बचाई थी, अब तो मैं इसका रिवेंज जरूर लूंगा। और इस तरह से ये दोनों भी मुकाबले के लिए तैयार हो गए, मगर उतने में नियो 7 की आवाज उस पूरे टेम्पल में गूंजने लगती है। वो चुयान से कह रहा था कि अपनी फालतू बकवास बंद कर। जुयांग तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि नियो 7 को अब होश आ चुका है। वो कह रहा था मेरे भाई तुम अब बस देखते जाओ मैं कैसे इस कमीने की धुलाई करता हूँ। वहीं पर चुयान भी नियो 7 से बदला लेना चाहता है क्योंकि नियो 7 ने पहले ही दिन उसे काफी बुरी तरह से काट दिया था, इसलिए वो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ नियो 7 पर अपनी स्पिरिचुअल वाइन से अटैक करना शुरू कर देता है। मगर नियो 7 काफी तेज है, वो यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके हर एक अटैक को काउंटर कर रहा था। इसी दरमियान नियो 7 ने भी अपने डिमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। जुयांग उससे कह रहा था कि मेरे भाई बस थोड़ी देर के लिए इसे बिजी रख, तब तक मैं एक टेक्निक को प्रैक्टिस करता हूँ। जिस पर नियो 7 कह रहा था कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बस देखते जाओ कैसे मैं इस जोकर की वाट लगाता हूँ। और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। नियो 7 चुयान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बंदा यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके अटैक से खुद को बचाने लगा। वो चुयान से कह रहा था कि तेरे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा था, तूने उस बंदे को मार दिया जिसने तेरी जान बचाई थी और अब तो उसी की मौत का इल्जाम मेरे दोस्त पर लगाना चाहता। तूने बड़े ही प्राउड के साथ कहा था कि तू राइचस पाथ का फॉलोअर है, लेकिन तू तो हम डीमन से भी ज्यादा गया गुजरा निकला। वहीं पर जुयांग अपने पूरे फोकस के साथ जाओ फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को पढ़ने लगा। अगर चुयान को मारना है तो उसे किसी भी कीमत पर इस टेक्निक को मास्टर करना होगा। इधर नियो 7 चुयान को निगलने की काफी ज्यादा करीब था, मगर वो बंदा अपनी स्पिरिचुअल वाइन से उसके मुंह को जकड़ लेता है। वो कह रहा था कि मेरे सीनियर वेचू की मौत का जिम्मेदार सिर्फ जुयांग नहीं बल्कि तू भी है। अगर तू मुझ पर अपने फिल्थी पॉइजन से अटैक ना करता तो मेरा मैनुअल कभी भी उस जुयांग के हाथ ना लगता और ना ही मुझे सीनियर वेचू को मारने की जरूरत पड़ती। इसी दरमियान जुयांग ने नियो 7 को बुरी तरह से जकड़ लिया। यहाँ पर वो अपनी वाइन स्ट्रैंगलिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहा था, तो अब खुद को बचाने के लिए नियो 7 फटाफट से अपने छोटे फॉर्म में तब्दील हो गया, जिसके चलते वो इन स्पिरिचुअल वाइन्स की गिरफ्त से आजाद हो गया था। और अब यहाँ पर नियो 7 एलिफेंट 4 सॉक्स डीमन फिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है। उसके पास हाथ पांव तो नहीं थे, इसलिए उसने अपनी टेल का ही इस्तेमाल करना शुरू किया। जो देख चुयान से कह रहा था कि तू एक मामूली सा डीमन है, भला तेरे जैसा फालतू जानवर मुझसे क्या ही निपट लेगा। उसकी स्पिरिचुअल वाइन्स मुसलसल नियो 7 पर हमला करने लगी, मगर नियो 7 भी कुछ कम नहीं था। उसने अपने टेल पंचेस का इस्तेमाल करते हुए चुयान की हर एक स्पिरिचुअल वाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब तक चुयान अपने सामने एक और पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लेता है जो कि स्पिरिचुअल वाइन से ही बनी हुई थी। तो नियो 7 ने उस शील्ड पर भी पंचेस की बारिश करना शुरू कर दी। ये दोनों भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जुयांग पूरी तरह से उस मैनुअल में खो गया। वो हिडन विस्टा मडपिल ब्रीदिंग मेथड की हर एक बारीकी को
समझ रहा था ताकि इस टेक्निक को मास्टर कर ले। तब तक न्यू 7 ने चुयान की शील्ड को ब्रेक करते हुए सीधे जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, मगर इससे तो चुयान उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल वाइन का इस्तेमाल करते हुए न्यू 7 को उसमें जकड़ लिया और अब उसने न्यू 7 को काफी जोरों से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया, जिसमें बेचारे न्यू 7 को दिन में ही तारे नजर आ रहे थे। और फिर एक फाइनल अटैक में वो न्यू 7 को सीधे जुयांग के पास पहुंचा देता है। न्यू 7 तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर जुयांग को बताने लगा कि मेरे भाई, मैं इस जोकर को हरा नहीं सकता। मगर तब तक जुयांग चुयान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। वो न्यू 7 से कह रहा था, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने काफी देर तक इसे होल्ड करके रखा। अब इस बंदे के साथ कैसे निपटा जाए इसका तरीका मुझे मिल चुका है। जिसके बाद वो चुयान से कहने लगा कि जब तुम न्यू 7 के साथ फाइट कर रहे थे तब मैंने तुम्हारी टेक्निक को काफी केयरफुली ऑब्जर्व किया। तुम्हारी हर एक मूव में कई सारी कमियां हैं जहाँ से मुझे ओपनिंग का मौका मिल सकता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा सॉलिड है, एंडलेस वाइन टेक्निक का तो कोई तोड़ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारी उस टेक्निक में सही मौका मिल जाए तो तुम्हें मारना काफी ज्यादा आसान है। जिस पर चुयान कह रहा था कि मैं न जाने कितने ही सालों से इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुमने इसे सीखे हुए 5 मिनट भी नहीं गुजरे। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तो जुयांग उसे बताने लगा कि मैंने आज तक 50 से भी ज्यादा डीमन क्लैन की टेक्निक को स्टडी किया है और सच बताओ तो तुम्हारी ये हिडन विस्टा मडपिल मेथड उन टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं। इस टेक्निक को मैंने काफी आसान तरीके से क्रैक डाउन किया। तो चुयान उसे बताने लगा कि हाईएस्ट लेवल की डिमोनिक टेक्निक भी सिर्फ ची गैदरिंग स्टेज तक की पावर को ही सप्लाई कर सकती, तो ये मेरी ब्लैक वुडन आर्ट के सामने कुछ भी नहीं। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी ग्रेट बीस्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर वाइन का एक बहुत बड़ा घोस्ट फेस फॉर्म हो जाता है। तो जुयांग भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए हिडन विस्टा मडपिल ब्रीदिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस घोस्ट फेस पर अटैक कर चुका और उसकी बस एक ही फिंगर के साथ वो फेस ब्रेक हो गया। अब ये देखते साथ ही चुयान के तो मानो होश ही उड़ गए। वो अमेज होते हुए कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, तो मेरी टेक्निक को इतनी आसानी से पढ़ नहीं सकता। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल वाइन से जुयांग पर अटैक कर दिया, मगर जुयांग तो तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए उस हर एक वाइन को ब्रेक करने लगा। वहीं पर चुयान तो अब काफी ज्यादा घबरा गया। वो पैनिक होते हुए कह रहा था कि पता नहीं क्यों लेकिन मैं अपनी ब्लैक वाइन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और इसी दरमियान जुयांग उसके काफी करीब आकर उस पर अपने लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। चुयान तो मानो उसके लिए एक पंचिंग बैग थी और हम देख पाते हैं कि जुयांग अपनी फिस्ट नहीं बल्कि फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहा है। उसने चुयान के एक्यूपॉइंट्स पर निशाना लगाया था और वो अपनी फाइनल स्ट्राइक सीधे उसके माथे पर हिट कर देता है, जिसके चलते चुयान का मास्क ब्रेक हो गया। वो बंदा काफी ज्यादा घबराते हुए जुयांग से पूछने लगा कि बता मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा। और उतने में उसके मेरिडियन शैटर होते हुए उसकी बॉडी में एक जोरदार धमाका हो गया, जिसके चलते चुयान बुरी तरह से घायल होकर सीधे घुटनों पर आ जाता है। वहीं पर जुयांग अपनी फिंगर्स उसके माथे पर टच करते हुए कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी टेक्निक को एक बार क्रैक डाउन किया जाए तो तुम्हें मारना काफी ज्यादा आसान है। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था। इधर चुयान की तो मानो पसीने छूट गए और अब वो जुयांग के सामने रहम की भीख मांग पाई इससे पहले जुयांग ने उसके माथे पर अटैक कर दिया और उसका ये फाइनल ब्लो ही चुयान के लिए काफी हो गया था। वो चुयान को बताता है कि तुम कभी भी हिडन विस्टा मडपिल ब्रीदिंग मेथड को समझ ही नहीं पाए। दरअसल मडपिल एक हिडन ट्रेजर है जिसे हमारा ब्रेन अपने आप जनरेट कर सकता। सबसे पहला तो मैंने ये देखा कि तुम्हारी ये टेक्निक जनरेट कहाँ से होती है। उसके बाद मैंने तुम्हारी फाइटिंग मूव को काफी केयरफुली ऑब्जर्व किया और इसी वजह से तुम्हें मारना मेरे लिए काफी ज्यादा सिंपल हो गया। साथ ही जुयांग ने उसके सामने अपने हाथ जोड़े थे। वो चुयान से कहता है कि तुम्हें वेइचू को मारने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बात मैं उसे कभी नहीं बताता कि ये टेक्निक मुझे कहाँ से मिली। वेइचू सिर्फ तुम्हारा सीनियर नहीं था बल्कि वो तुम्हारा सेवियर भी था और उसे मारकर तुमने साबित किया कि तुम कितने बड़े बेरहम हो। तब तक न्यू 7 उसके कंधे पर आकर उससे पूछने लगा कि मेरे भाई तुम ये सारी बातें उस मुर्दे के सामने एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। तो जुयांग थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए न्यू 7 को बताने लगा कि मैं चुयान को ये सब एक्सप्लेन इसलिए कर रहा था ताकि उसे पता चले कि उसने कौन सी गलती की थी। मैंने विलेज के लोगों से सुना था कि अगर किसी बंदे को अपनी मौत
का रीजन पता ना चले तो मौत के बाद एक भयानक घोस्ट में बदल जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि चुयान किसी इवल स्पिरिट में तब्दील हो। और अभी दोनों टेम्पल से सीधा फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गए। जुयांग न्यू सेवन से पूछ रहा था कि भाई बताओ किनियान केव कहाँ पर है, जिस पर न्यू सेवन कह रहा था कि 100 मील ट्रैवल करने के बाद हम किनियान केव में पहुंच जाएंगे। और हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं किनियान केव में ही कल्टीवेट करूंगा। मैं उस केव से तब तक बाहर नहीं आने वाला जब तक कि मैं एक डीमन किंग न बन जाऊं, चाहे फिर इस प्रोसेस में हजारों साल ही क्यों न लग जाए। मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। इस दुनिया में अब पूरी तरह से क्योस मचा है। हमारे जैसे डीमन भी यहाँ पर आराम से सरवाइव नहीं कर सकते। और उतने में इन स्टोन डेटी की आवाज आई। वो जुयांग को बता रहा था कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक 2 हेड माउंटेन है, वहाँ से सीधा नीचे चले जाना। अगर तुम नॉर्थ वेस्ट में गए तो दुश्मन वहाँ पर तैनात है। और हाँ, सबसे पहले तुमने नहा लेना चाहिए। तुम्हारे ब्लड की स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि डीमन गॉड को तुम्हें ढूंढने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अब जुयांग को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि स्टोन डेटी उसकी मदद क्यों करना चाहता। थोड़ी देर पहले तो ये माउंटेन गॉड उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, फिर अचानक से उसमें इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। इसलिए जुयांग भी स्टोन डेटी से इसका रीजन पूछने लगा, जिस पर स्टोन डेटी बता रहा था कि तुम्हारे अंदर ह्यूमन नेचर अभी भी एग्जिस्ट करता, लेकिन तुम्हारे डिमोनिक नेचर को टेम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। एक जमाने में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसा था। अभी सुनकर जुयांग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। स्टोन डेटी जो कि फिलहाल एक डीमन है, वो भी पहला कभी एक ह्यूमन हुआ करता था। इसलिए स्टोन डेटी उससे कहने लगा कि मैं देखने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हूँ कि आगे चलकर तुम क्या बनोगे, एक ह्यूमन या फिर एक डीमन। और इतना कहते साथ ही स्टोन डेटी वहाँ से रवाना हो गया। जुयांग उसे चिल्लाते हुए बता रहा था कि मैं कोई डीमन नहीं और ना ही मैं खुद को कभी एक डीमन में बदलने दूंगा। जिसके बाद दोबारा से अपने सफर पर रवाना हो जाता है। यहाँ पर वो न्यू सेवन को बता रहा था कि मैं एक ह्यूमन हूँ। मेरी फैमिली का घर जुजियापिंग में मौजूद है। मेरे पेरेंट्स भी ह्यूमन थे। मेरे फादर का नाम था जुआन और मेरी मदर का नाम था टियान रोजुन। तो भला मैं एक डीमन कैसे हो सकता। वेल, सारे रास्ते जुयांग यही सारी बातें दोहरा रहा था, जिसके चलते अब न्यू सेवन को भी बोर होने लगा। ओके ताई भाई, तेरी बातें सुन सुनकर मैं पक चुका हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू खुद को एक ह्यूमन साबित करने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट है, मगर स्टोन डेटी की बातों में दम था। एक ह्यूमन कभी भी डिमोनिक टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकता। इनफैक्ट राइचियस सेक्ट के कई सारे एल्डर्स ने डिमोनिक टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, मगर वो सबके सब फेल होकर मारे गए। लेकिन तुम तो काफी इजीली डिमोनिक टेक्निक को समझ लेते हो। जिस पर जुयांग कह रहा था कि हाँ, ये बात तो मैं भी जानता हूँ, और सिर्फ डिमोनिक टेक्निक ही नहीं बल्कि मैं तो राइचियस पाथ की सीक्रेट टेक्निक को भी मास्टर कर सकता हूँ, जो कि एक डीमन के लिए करना इम्पॉसिबल है। अगर मैं एक डीमन होता तो फिर मैंने हिडन विस्टा मडपिल ब्रीदिंग मेथड को प्रैक्टिस कैसे किया, जबकि जाओ फैमिली की ये टेक्निक काफी ज्यादा क्रिटिकल थी और इसी वजह से चुयान इतने सालों तक भी उसे मास्टर नहीं कर पाया। लेकिन ये टेक्निक तो मेरे लिए मानो एक पीस ऑफ केक थी जिसे मैंने इजीली अंडरस्टैंड किया। अब ये सुनकर न्यू सेवन इरिटेट होते हुए कहने लगा कि भाई तू एक ह्यूमन नहीं बल्कि डीमन है, आज नहीं तो कल तू खुद होकर इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा। और इतने में इन्हें अपने सामने 2 हेडेड माउंटेन नजर आया। स्टोन डेटी ने बताया था कि यहाँ से सीधा डाउन चले जाओ। नॉर्थ वेस्ट में गए तो जुयांग पर हमला होने के चांसेस थे। और उतने में इन्हें अपने सामने गोल्डन बेल नजर आई। न्यू सेवन हैरान होते हुए जुयांग को बताने लगा कि ये तो टाविस टेम्पल वाली बेल है, मगर ये यहाँ पर कैसे पहुँच गई। मुझे तो लगा था कि शैडो रिवर इसे अपने साथ नेदरवर्ल्ड में लेके गई होगी। उतने में जुयांग उसे बताने लगा कि शायद इस बेल को चोट लगी है, इसके ऑरा से ही पता चल रहा। इसीलिए वो धीरे धीरे करते हुए उस गोल्डन बेल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर न्यू सेवन तो चट्टान के पीछे छुप गया था, साथ ही वो जुयांग को भी पीछे हटने के लिए बता रहा था। ओके ताई भाई, ये बेल काफी जोर से फटके मारती, जल्दी से इससे दूर हट जाओ। मगर जुयांग उसकी नहीं सुनता, वो तो बस उस बेल की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसलिए न्यू सेवन उसे बताने लगा कि भाई तूने अभी तक जू फैमिली का वारिस पैदा नहीं किया। अगर तू इस बेल के हाथों मारा गया तो तेरी जू फैमिली की ब्लड लाइन यहीं पर निपट जाएगी। उसका इमोशनल ब्लैकमेल सुनकर जुयांग को ये समझ नहीं आ रहा था कि न्यू सेवन को फटके दिए जाए या फिर उस पर हंसा जाए। और अब जुयांग ने सीधा अपना हाथ उस गोल्डन बेल की तरफ रेज किया। इधर न्यू सेवन के तो दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने तो डर के मारे अपनी पूंछ को अपने मुंह में दबा लिया और उसी वक्त जुयांग ने अपना हाथ उस बेल पर रख दिया, जिसके चलते वो शांत हो गई थी। न्यू सेवन को भी समझ आ गया कि उसने अपनी टेल को काफी जोर से काट दिया है। वो कह रहा था मेरे भाई तुम इस बेल के नीचे क्रश होकर मरना चाहते थे, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि बेल ने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा
कि क्या तुम इतनी बड़ी रिस्क उठाकर बस उस बेल को थोड़ा सा प्यार दिखाने गए थे। तो जुयांग उस बेल को प्यार दिखाते हुए कहने लगा कि इसी बेल ने शैडो रिवर से हमारी हिफाजत की थी। फिलहाल ये घायल भी है और काफी ज्यादा गुस्से में, तो अगर ऐसे में इसे थोड़ा सा कंपैशन शो किया जाए तो ये शांत हो जाएगी। न्यू 7 को भी लग रहा था कि हाँ जुयांग की बातों में दम है, इसलिए वो भी उस बेल की तरफ निकल पड़ा। मगर बेल के नीचे आते साथ ही न्यू 7 चिल्लाते हुए जाकर चट्टान के पीछे छुप गया। वो वहीं से जुयांग को बता रहा था कि शायद ये बेल एक्सप्लोड होने वाली है, जल्दी से पीछे हट जाओ। इसलिए जैसे ही जुयांग पीछे पलटकर भागने लगा, उसने देखा कि बेल उसे फॉलो कर रही। जैसे ही जुयांग एक कदम आगे बढ़ाएगा, वो बेल भी उसी के साथ जंप लगाती। वो तो जुयांग की हर एक मूवमेंट को एग्जैक्टली कॉपी करने लगी। न्यू 7 उससे कह रहा था कि तुमने तो बेवजह ही इस बेल को प्यार दिखाया, देखो अब तुम्हारे लव की वजह से ये तुमसे अटैच हो चुकी है। अब तो इस बेल को तुमसे मोहब्बत हो गई, ये तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था कि उससे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। वहीं पर जुयांग मायूस होते हुए बताने लगा कि मैं ऑलरेडी डीमन और ह्यूमन से भाग रहा हूँ। नेदरवर्ल्ड की गॉड्स और राइचियस सेक्ट के लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, और अब तो मेरी इस बेवजह की रहमदिली की वजह से बेल भी मेरे पीछे पड़ गई। ये इतनी जायंट है कि लोग तो दूर से ही मुझे पहचान लेंगे। यहाँ पर वो रोते हुए काफी फनी अंदाज में उस बेल से दूर भाग रहा था, मगर वो बेल उसका पीछा नहीं छोड़ती। जुयांग कहता है कि शायद आज आधे दिन के बाद ही मैं मारा जाऊंगा, जिसके बाद वो एकदम से ठान लेता है कि ना, मैं अब इस बेल के साथ ब्रेकअप करने वाला हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। और इतना कहते साथ ही जुयांग ने वहाँ से भागना शुरू किया। न्यू 7 भी उसे फॉलो कर रहा था, मगर वो उस बेल के नीचे आकर कुचला गया। वेल इस बेल से पीछा छुड़ाने के चक्कर में जुयांग उसी रास्ते पर आ गया जहाँ पर जाने से स्टोन डेटी ने उसे मना किया था। जुयांग ने देखा कि ये बेल लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए उसे फॉलो कर रही है। वो बिल्कुल भी अपनी जाने मन का पीछा नहीं छोड़ना चाहती। तो जुयांग भी रोते हुए उसे बताने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, अब तुम जल्दी से मूव ऑन कर जाओ। मगर वो जहाँ भी गया बेल उसके साथ आई। वहीं पर न्यू 7 को तो जुयांग की ब्लड लाइन की फिक्र थी। वो इमोशनल होकर कहने लगा कि ये बेल तो बच्चे भी नहीं पैदा कर सकती, पता नहीं जुयांग का क्या होगा। इधर जुयांग काफी तेजी के साथ भागते हुए एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है, और अब वो धीरे से पीछे मुड़कर बेल को चेक करने लगा, मगर बेल तो उसके सामने थी। अब उसे देखते साथ ही जुयांग ने एक बार फिर से इरिटेट होकर वहाँ से भागना शुरू किया। ये दोनों पूरे जंगल के चक्कर लगा रहे थे और फाइनली एक खाई में जाकर पटक जाते हैं। इतनी भागदौड़ करने के बाद तो बेल काफी ज्यादा थक जाती है, और वहीं पर जुयांग की भी वाट लग गई थी। और तभी जुयांग को अपने सामने एक बहुत बड़ा डीमन नजर आता है। वो न्यू 7 को बताने लगा कि ये तो शैडो रिवर में मौजूद था, मगर पता नहीं कैसे शैडो रिवर के साथ नेदरवर्ल्ड में वापस नहीं गया। अब जुयांग तो उस डीमन की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन गोल्डन बेल उसे फॉलो नहीं करती, वो पीछे ही रुक जाती है। तो जुयांग तुरंत ही समझ जाता है कि इस गोल्डन बेल को इस डीमन से डर लग रहा है। उतने में न्यू 7 बताने लगा कि भाई इस डीमन के बॉडी पर तो कई सारे एंशिएंट लेटर्स हैं। ये 10,000 साल पुराने लेटर्स होने की वजह से हम भी इसे पढ़ नहीं सकते। और उतने में जुयांग कहता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, जो सुनकर न्यू 7 को लग रहा था कि जुयांग उसका मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है भाई मुझे क्यूट बोलकर तो मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता। इस जेंटलमैन ने न जाने कितने सारे लोगों को ह्यूमिलेट करके मार दिया, मगर फिर भी तू मुझे क्यूट बोलकर गालियां दे रहा। मेरे ख्याल से अब मैंने भी तुझसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो जुयांग उससे कहता है भाई तुम क्यूट नहीं बल्कि बाहुबली हो, मैं तो बस इन लेटर्स को पढ़ रहा था। हालांकि न्यू 7 को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कह रहा था कि 10,000 साल पुरानी स्क्रिप्ट है, इसे तुम ही क्या बल्कि तुम्हारे परदादा भी नहीं पढ़ सकते। और उतने में वहाँ पर एक परिंदों का झुंड पहुँच गया। तो उस डीमन ने तुरंत ही अपने टेंटिकल्स को रिलीज करते हुए फटाफट से उस परिंदे को एब्सॉर्ब कर लिया, और अब वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी सर्ज होने लगी, जिसने जुयांग को पीछे की तरफ पुश कर दिया था। न्यू 7 पैनिक होते हुए कहने लगा कि ये डीमन तो जिंदा है, अब तो हम दोनों की कोई खैर नहीं। और उतने में वो डीमन जुयांग को देखकर कहने लगा कि तुम तो एक एजलेस इमॉर्टल हो। अब इसका मतलब क्या था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। शायद जुयांग का ओरिजिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस होगा, इसीलिए तो इस डीमन ने उसे एजलेस इमॉर्टल कहा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।